रिसर्च क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी आवर्तबीजी पुष्प की संरचना तथा निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्तबीजी पौधे में जो पुष्प है उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं पुष्प के। जैसे पुष्प में सबसे नीचे का भाग होता है जिसे हम पेडिकल कहते हैं। सबसे नीचे का भाग, ये सबसे नीचे का भाग है, इसे हम पेडिकल कहते हैं। ये पेडिकल जिसे हम हिंदी में पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पवृंत यानी पुष्पवृंत उसे कहते हैं। पुष्प की वह डंडी जिस पर पुष्प लगा रहता है उसे पेडिकल या पुष्पवृंत कहते हैं। और पुष्प के ऊपर जो थैले के आकार की संरचना है, थैले के आकार की, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस, इसे हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस ये पुष्पग्रंथ से ऊपर स्थित चौड़ा हुआ भाग होता है जो हरे रंग का होता है, इसे हम थैलेमस कहते हैं। और इससे बाहरी ओर, पुष्प के बाहरी ओर जो हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही है, जो हरे रंग की ये वाली, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स या बायदल पुंज, संयुक्त रूप से इन्हें बायदल पुंज कहती हैं। जब इन्हें पृथक पृथक होते हैं तो इन्हें हम सेपल्स या बायदल कहते हैं। बायदल कहते हैं, सेपल्स। यानी जब जो पृथक होते हैं, अलग अलग होती हैं ये, तो इन्हें बायदल कहते हैं। जबकि ये संयुक्त रूप से होती हैं तो इन्हें कैलिक्स या बायदल पुंज कहते हैं। बायदल पुंज, बायदल पुंज, बायदल पुंज कहती हैं। ये बायदल पुंज है। ये पुष्प के सबसे बाहरी ओर होती हैं। और पुष्प के जे कैलिक्स के अंदर की ओर ये रंगीन जो कलरफुल होती हैं, इन्हें रंगीन होती है, यह होती हैं कोरोला कहती हैं, जिन्हें कोरोला यानी पेटल्स। पेटल्स या कोरोला से संयुक्त रूप से दलपुंज कहती हैं। दलपुंज, दलपुंज। अब जब पृथक पृथक होती हैं तो इन्हें हम पेटल्स या दल कहती हैं। तो ये पुष्प के जनन में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन जनन के लिए सहायक होती हैं। इन पेटल्स के द्वारा ही पुष्प सुंदर या आकर्षक दिखाई देता है। इस पेटल्स के द्वारा या दलपुंज के द्वारा ही जो पुष्प होता है वो आकर्षक या सुंदर दिखाई देता है। तो ये जनन के लिए, जनन में डायरेक्टली भाग नहीं लेती है जनन के लिए, लेकिन जनन में सहायक जरूर होती हैं। इसीलिए जो पुष्प का मेन मुख्य जो अंग होती है वो जो जनन में भाग लेती हैं वो एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम जिसे पुमंग कहते हैं। पुमंग ये फिलामेंट और पोलन सेक्स द्वारा बना हुआ होता है। फिलामेंट, ये जो फिलामेंट तंतु है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इसके ऊपर जो स्थित होती है शीर्ष पर, इन्हें कहती हैं परागकोश या पोलन सैक। परागकोश या पोलन सैक। तो परागकोश में परागकण भरे हुए होते हैं। परागकण भरे हुए होते हैं। जो परागकण अवृत होते हैं जिन्हें नर युग्मक भी कहते हैं, नर युग्मक। तो ये पुष्प का नर जननांग या पुमंग, नर जननांग में पुमंग होता है। ठीक है, जो पुष्प का नर जननांग होता है। जबकि पुष्प का मादा जननांग होता है, उसे हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। इसे हम पुमंग को, नर जननांग को हम पुंकेसर भी कहते हैं। और इसे हम गायनोसियम या जायांग जो पुष्प का मादा जननांग होता है उसे हम जायांग या गायनोसियम कहते हैं। और यह सबसे ऊपर घुंडी के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, घुंडी के आकार की, इसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। और उससे वर्तिकाग्र से नीचे, स्टिग्मा से नीचे जो एक सीधी नली सी है, इसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल या वर्तिका, इसे हम वर्तिका कहते हैं। और नीचे, उससे भी नीचे, वर्तिका से भी नीचे ये स्थित होती है। इसे जो गोल
अंडाकार संरचना होती है गोल, जिसे हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है तो ये सब मिलकर यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी, अंडाशय, अंडाशय तीनों ही मिलकर एक जायंग बनाते हैं और जायंग पुष्प का मादा जननांग होता है। पुष्प का मादा जननांग होता है। जो ये दोनों ही जायंग और पुमंग दोनों ही ये निषेचन में भाग लेती हैं। ये डायरेक्टली निषेचन में भाग लेती हैं दोनों ही। ऐसे ही परागकोश में परागकण स्थित होते हैं, तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण कहलाता है, यानी परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ से परागकण वर्तिकाग्र पहुंचती हैं तो अंकुरित होती है, तो एक पराग नलिका बना लेते हैं। पराग नलिका ऐसे करके पराग नलिका बना लेते हैं। जो पराग नलिका बना लेते हैं, जो उसमें जो भ्रूणकोश में पहुंचती हैं, तो निम्न भ्रूणकोश में पहुंचती है तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। प्रथम नरयुग्मक अंडकोश का संलयन करता है तो उसे सत्य निषेचन कहती हैं, जबकि द्वितीय जो नरयुग्मक होता है वो द्वितीय नरयुग्मक होता है। ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भ्रूणकोश है तो इसमें ये अंडकोशिका एक्सेल है। तो यहाँ परागकण आता है, तो शुरुआत परागकण आता है तो पहले अंडकोश का संलयन करता है, तो एक्स सेल से संलयन करता है तो दुगुणित जायगोट का निर्माण होता है, दुगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसे हम सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है, तो उससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जो त्रिगुणित होता है, और इसके लिए इसलिए इसे त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहते हैं। तो इस प्रकार भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होना ही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार एक निषेचन की क्रिया संपन्न होती है आवर्तबीजी पुष्प में, और उसके बाद आवर्तबीजी पुष्प संरचना के बाद पुष्प में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो पहला परिवर्तन होता है पुष्प की संरचना में, पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो पुष्प में परिवर्तन होते हैं तो ये बाह्यदल पुंज गिर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, दल गिर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और ये यहाँ से परागकोश से परागकण पहुंचकर यहाँ पहुंचती हैं भ्रूणकोश में। ये दल भी गिर जाती हैं, ठीक है, और इसमें निषेचन होता है तो इसमें दल गिर जाती हैं, बाह्यदल पुंज गिर जाती हैं, दल पुंज गिर जाती हैं। इसी प्रकार इसमें बीजांड में परिवर्तन होता है, तो बीजांड जो फनिकल है ऐसे कहते हैं। बीजांड में होने वाले परिवर्तन में फनिकल बीजांड ग्रंथ कहते हैं। ये बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ में परिवर्तित हो जाता है। इसमें बीज ग्रंथ में परिवर्तन हो जाता है। बीज ग्रंथ में बीजांड ग्रंथ है ये बीजांड ग्रंथ। निषेचन के बाद बीजांड ग्रंथ बीज ग्रंथ में परिवर्तित हो जाता है। माइक्रोपाइल है, ये बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार ये बीज द्वार में परिवर्तित हो जाता है। बीज द्वार में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद ये आउटर इंटेगमेंट है, इसे कहते हैं बाह्य अध्यावरण कहते हैं। तो ये बाह्य कवच में परिवर्तित हो जाता है। बाह्य कवच में परिवर्तित हो जाता है, जिसे टेस्टा कहते हैं। और इनर इंटेगुमेंट होता है, इनर इसे कहते हैं अंत अध्यावरण। अंत अध्यावरण ये अंत कवच में परिवर्तित हो जाता है, जिसे टैगमेंट कहते हैं। और जो न्यूसिलस है, बीजांडासन है, बीजांडासन जो कभी कभी समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी पेरिस्पर्म के रूप में भोजन के रूप में संचित हो जाता है। और यह बीजांड होता है, वो बीज या भ्रूण में बदल जाता है। तो इस प्रकार
बीजांड में होने वाले ये परिवर्तन है। तो इसी प्रकार भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन इस प्रकार हैं। भ्रूण इसमें भी परिवर्तन होते हैं भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश में एंटीपोडल सेल होती हैं जो नष्ट हो जाती हैं, जबकि जो सेकेंडरी द्वितीयक केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में बदल जाता है। केंद्रक में जो ये द्विगुणित होता है 2n होता है और इसमें परागकण आते हैं, उससे निषेचन करते हैं तो ये त्रिगुणित हो जाता है। प्राथमिक भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। और ये सिनर्गिड सेल है, सिनर्गिड सेल इन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं भ्रूणकोश में। निषेचन के बाद जो परिवर्तन होता है, निषेचन होता है, उसके से सिनर्गिड होती हैं जो सहायक कोशिका होती है नष्ट हो जाती हैं। और अंड कोशिका भ्रूण यानी दुगुणित जायगोट बनाती है। ये दुगुणित जायगोट से भ्रूण बनता है। तो इस प्रकार आवर्तबीजीय पुष्पीय संरचना में निषेचन के बाद निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, वो आज हमने इस प्रकार पढ़े। और आप सभी को ये टॉपिक आपके लिए इंटर के साथ साथ अनेकों परीक्षाओं में, कॉम्पिटेटिव जो परीक्षा एग्जाम होते हैं उन सभी में इसमें से प्रश्न आते रहते हैं। तो आप इसे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।